इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मानव भूगोल के प्रमुख विचारधाराओं के बारे में। पिछला वीडियो हमारा था मानव भूगोल विषय क्षेत्र और प्रकृति पर। उसमें हमने देखा था मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। आज हम प्रमुख विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मानव भूगोल की विचारधारा 3 थी। जिस समय मानव भूगोल का उद्भव हुआ उस समय अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए और इसी मत के आधार पर 3 प्रकार का विचारधारा सामने आया। प्रथम विचारधारा था नियतिवाद विचारधारा, दूसरा विचारधारा था संभववाद विचारधारा और तीसरा विचारधारा था नव निश्चयवाद विचारधारा। इसमें कुछ अंतर था और इसी अंतर के आधार पर हम इसको अलग अलग विचारधारा का नाम देते हैं। प्रथम विचारधारा जो था वह नियतिवाद विचारधारा। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। क्योंकि इसके प्रमुख प्रवर्तक फ्रेडरिक एडजल थे। उनका कहना था कि नियतिवाद विचारधारा एक ऐसी भौगोलिक संकल्पना है जो यह स्वीकार करता है कि मानव के सभी क्रियाकलाप पर प्रकृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस चिंतन के अनुसार मानव प्रकृति का दास है। यह बहुत बड़ी बात थी। इसमें मुख्य पॉइंट है कि इसमें कहा गया है नियतिवाद विचारधारा में कि मानव प्रकृति का दास है तथा प्राकृतिक शक्तियों के समक्ष बेसहारा है। प्राकृतिक शक्तियों के समक्ष बेसहारा है। अर्थात इस विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसलिए इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसमें कहा गया है, इसमें बताया गया है कि मानव प्रकृति के अनुरूप ही अपने आप को रख सकता है। प्रकृति जो है वह मानव को अपने अनुसार चलाती है। जो इस प्रकृति में नहीं रह पाता है वह अपने आप को इस प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाता है, वह इस प्रकृति में नहीं रह पाता है। अर्थात मानव को प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसके विपरीत एक अन्य विचारधारा का जन्म हुआ संभववाद विचारधारा। इसमें संभव अर्थात संभावना की बात की गई। इस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ। कई फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता इसके समर्थक माने गए और इसमें कहा गया है, कहता है कि संभववादी विचारधारा का जन्म नियतिवाद विचारधारा के विरोध स्वरूप हुआ। मतलब ये कहता है कि प्रकृति का दास मानव नहीं है, बल्कि लुसियन फैब्रे को इस विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है और वे कहते हैं कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अर्थात मानव प्रकृति का दास नहीं बल्कि उसका स्वामी की तरह देखता है। मानव संभावनाओं का उपयोग करते हुए एक क्रियाशील कारक के रूप में पर्यावरण में बदलाव लाता है। पर्यावरण में बदलाव लाता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि यदि नदी पर बाढ़ आ गई है, नदी में बाढ़ आ गई है, तो मानव ने उस पर पुल बना करके अर्थात उनकी संभावनाओं को अर्थात उसे एक पक्ष में रख करके उनकी संभावनाओं से पार पाने का एक अलग रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है। और इस विचारधारा के प्रवर्तकों का मानना है कि किसी भी क्षण या किसी भी रूप में यह संभव है कि हम प्रकृति के जो भी घटनाएं होती है उससे हम पार पा सकते हैं, उससे हम नया रास्ता ढूंढ सकते हैं। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक या प्रमुख जो समर्थक हैं वे विडाल डी ला ब्लास हैं। इसमें विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि प्रकृति सिर्फ एक एडवाइजर है, सलाहकार से और कुछ भी नहीं है। इसमें जब कई विचारक आते गए तो अंततः एक नया विचारधारा का जन्म हुआ और वह विचारधारा था नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा क्या कहता है? नव निश्चयवाद विचारधारा का जन्म नियतिवाद तीसरा विचारधारा जो आया था
वह था नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा का जन्म जो है वह नियतिवाद और संभववाद विचारधारा के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला विचारधारा है। क्योंकि इस विचारधारा में कहा गया है कि ना ही प्रकृति का दास मानव है और ना ही मानव प्रकृति का स्वामी है, अर्थात दोनों अपने अपने क्षमता के अनुरूप रह करके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। अर्थात इसमें ऐसा माना जाता है कि जो मानव है वह सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो चौराहे पर खड़ा होकर के उस पर चलने वाले वाहनों की गति को कम कर सकता है, कम या अधिक कर सकता है, न कि उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकता है। अर्थात मानव सिर्फ एक ट्रैफिक हवलदार ही है। इस विचारधारा के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर ही इसे रुको और जाओ, रुको और जाओ विचारधारा कहा। अर्थात इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति प्रबल है और न ही मानव प्रबल है। अर्थात हम तीनों विचारधाराओं में देखते हैं कि तीनों विचारधारा एक दूसरे से अलग है। नियतिवाद विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं रैडजल, एलन सी सैंपल, अस्ट्रेबो। एलन सी सैंपल तो यहां तक कहती है कि मानव मोम का पुतला है। इसमें प्रमुख बात कहा गया है कि मानव मोम का पुतला है। अर्थात मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और यदि नहीं ढाल पाता है तो उसे जीवित रहने का भी हक नहीं है। इसमें हम देखें कि पर्यावरण को अधिक प्रबल माना जा रहा है, जबकि संभाववाद विचारधारा में हमने देखा कि इसमें मानव को प्रकृति की संभावनाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। इस विचारधारा में फ्रांसीसी विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और तीसरा विचारधारा नवनिश्चयवाद विचारधारा का था, जिसमें नियतिवाद और संभववाद दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का काम किया गया है। अब हम कुछ मानव भूगोल के प्रकृति और उप क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख शाखाओं के रूप में हम देखेंगे। मानव भूगोल की प्रमुख उप शाखाओं में हम देखेंगे कि इसके कई प्राचीन उपागम थे और कई नई उपागम थे, जिसमें से प्राचीन उपागम में इसके उपागमों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन उपागम और दूसरा है नवीन उपागम। प्राचीन उपागम के 4 भाग हैं और नवीन उपागम के भी 4 भाग हैं। तो आज का वीडियो में ही इतना ही। आगे हम सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। तो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक निश्चित रूप से आता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, या
संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, नियतिवाद विचारधारा क्या है, संभववाद विचारधारा और नरनिश्चयवाद विचारधारा में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन आते हैं और इन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो आप यदि नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी देख ले। उसके बाद हमारा यह दूसरा वीडियो देखने के बाद आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमारा तीसरा वीडियो सेकंड चैप्टर का आएगा, जिसमें जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या घनत्व, वितरण और वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन समझाया जाएगा। धन्यवाद।